स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। और आज का हमारा टॉपिक है जोन 5.2। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है बेसिकली। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइजेस, यानी कि हमारे एंटरप्राइजेस की जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं ओवरऑल, उनको किस तरीके से किया जा रहा है, क्या क्या मेथड लगाए जा रहे हैं और क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सभी चीज़ों को देखना, सभी चीज़ों से डील करना जो कि हमारे एंटरप्राइजेस में चल रही हों। ठीक, अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को बेसिकली 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। उनमें से 4 पार्ट ये हैं: फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। आज इस साल के सिलेबस के अंदर ये 2 टाइप्स हमारे नहीं आ रहे, सिर्फ ये 2 टाइप्स आ रहे हैं हमारे एग्जाम के अंदर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्हीं को ही हम पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको हम कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि इसका रेफर करना है, इट रेफर्स टू डिवीजन द होल enterprises according to the major function activities to be performed by it on the basis of work। यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली वर्क का डिवीज़न करता है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि बेसिकली ये वाली डिपार्टमेंट ये वाला काम करेगा, ये वाला डिपार्टमेंट इस चीज़ को देखेगा। तो ये जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है और फंक्शनल फोरमैनशिप जो कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी है, ये दोनों ही एफ.डी. टेलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बनाया गया है। क्योंकि जितना भी काम से संबंधित जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स आए, जितने भी रिलेशनशिप आए, वो सब किसकी वजह से आए? एफ.डी. टेलर की वजह से। तो ये भी एक नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल फोरमैनशिप ये दोनों प्रिंसिपल किसने डिज़ाइन किए? तो एफ.डी. टेलर ने डिज़ाइन किए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है अपने ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बैठे हैं? शेयर होल्डर, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन सबसे नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कर रखा है? अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अपना काम बांट रखा है। फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड लास्ट वन इज पर्सनल डिपार्टमेंट। अब और नीचे आइए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी अपना काम 3 जगह बांट रखा है। फर्स्ट सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट और तीसरा क्या है हमारा? मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। तो जिस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क परफॉर्म करते हैं और उसी के थ्रू हमारा क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल डिपार्टमेंट क्या करेगा? सेल्स के ऊपर ध्यान देगा, एडवर्टीजिंग के ऊपर ध्यान देगा, ये मार्केट रिसर्च के ऊपर ध्यान देगा कि मार्केट हमारी इस टाइम चल क्या रही है। तो बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू जब हम अपना काम को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ग्रो करने की और ऑब्जेक्ट अचीव करने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेज। तो फर्स्ट एडवांटेज हमें ये मिलती है कि बेनिफिट टू स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने काम को डिपार्टमेंट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ उसी काम पर ध्यान देगा जो कि उसको बताया गया है, और वो जिस काम का एक्सपर्ट है। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो फाइनेंस की चीज़ों को ही देखेगा। तो इससे जब वो एक ही चीज़ पर फोकस करेगा तो हमारा स्पेशलाइजेशन होगा, यानी कि एक चीज़ जब वो ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली सभी चीज़ें ग्रो करेंगी। तो इसमें हमारा ये बेनिफिट बना रहता है। दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब ये है कि जब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की या सेल डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल डिपार्टमेंट के अंदर सारे सेल वाले पर्सन ही होंगे जो सेल के थ्रू काम कर रहे हैं ना। या फिर किसी एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो एडवर्टीजिंग के सारी जॉब दी जाएंगी उसमें। तो जितने भी हमारे वहाँ पे पर्सन होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उन सभी का काम एक ही होगा। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ईजी है। तो कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहता है। तीसरा आता है मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज, यानी कि जब हम अपने काम को डिपार्टमेंट के थ्रू यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर के थ्रू कोई काम करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे मैनेजरियल की क्या होती है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एक ही काम बार बार करना पड़ता है जिसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर फोर्थ आता है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जब हम इसके थ्रू काम करते हैं तो काफ़ी सारा काम हम ऐसे करने से बच जाते हैं जो कि पहले से कर रखा है दोबारा कर रहे हैं या तिबारा कर रहे हैं, तो डुप्लीकेशन काम से हम बच जाते हैं। फिफ्थ आता है ट्रेनिंग इज फैसिलिटीड, यानी कि ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलती है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम फाइनेंशियल
डिपार्टमेंट की बात करें तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय आएगा काम करने तो उसे फाइनेंस के इशू के बारे में सारी नॉलेज होगी, सारी ट्रेनिंग वो कर आया होगा, एजुकेशन ली होगी उसने फाइनेंशियल इशू के थ्रू, तो इसीलिए हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी रहती है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है काफ़ी सारा। फिर सिक्स्थ आता है हमारे पास इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी डिपार्टमेंट का काम जो है वो कम है, किसी का ज़्यादा है, सभी का वेटेज जो है वो इक्वल है। तो ये थी हमारी कुछ एडवांटेज, आई होप आपके क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं कुछ लिमिटेशंस के ऊपर या डिसएडवांटेज। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो हमें डिसएडवांटेज पहली देखने को मिलती है कि इग्नोरेंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्ट होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम डिपार्टमेंट के थ्रू काम करते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट जिसके भी हैंडल में हम देते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि अपने डिपार्टमेंट को एक सक्सेसफुल और की तरफ ले जाना। यानी कि अगर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रही तो उसके दिमाग में ये टेंशन रहेगी कि मार्केटिंग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये नहीं ये ऑर्गेनाइजिंग के ऑब्जेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो डिपार्टमेंट के थ्रू जब हम काम डिवाइड कर देते हैं तो डिपार्टमेंट की ही ऑब्जेक्ट को याद रखा जाता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही टाइप के सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन तो होना काफ़ी आसान है, बट जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से सबके एम्प्लॉयज़ अलग अलग होंगे, सबकी वांट्स अलग अलग होंगी, हेड अलग अलग होंगे, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन ये इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। तीसरा आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके, जिससे अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। बट कभी कभार क्या होता है कोई डिपार्टमेंट पीछे रह जाता है तो कोई आगे चला जाता है, यानी मार्केटिंग हमारी अच्छी हो गई बट सेल नहीं हुई, तो इसमें क्या रहता है हमारे कुछ डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाता है कभी कभार। फिर फोर्थ आता है हमारे पास हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कि इसके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट तो होती है बट वो एम्प्लॉयज़ की होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें डिपार्टमेंट के थ्रू काम बांट दिया जाता है तो वो एक छोटे से पार्ट के अच्छी तरीके जॉब करने में परफॉर्मेंस देते हैं, बट क्या होती है एक कंप्लीट डेवलपमेंट होती है हर्डल के वे में। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ डिसएडवांटेज फंक्शनल स्ट्रक्चर की, और इसकी कुछ सूटेबिलिटी हैं वो बेसिकली ईजी होती हैं। जो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं उन दोनों को मिलाकर इसकी सूटेबिलिटी बना देते हैं, तो आप घर पर ट्राई कीजिएगा खुद लिखने की। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, उसमें क्या चीज़ें आती हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर means division of the whole enterprises according to the measure product to be manufactured by it on the basis of product, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, टोटली ये प्रोडक्शन के बेस के ऊपर होता है। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनका डिवीज़न कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर और एफिशिएंसी बढ़े। तो इनका कुछ डिवीज़न इस प्रकार है। सबसे पहले तो यही सिंपल है हमारे सेम शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर ने दो डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दे दिया, यानी पहला तो मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न और दूसरा क्या है प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न। अब इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसके मेटल वाले के कितने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये इसके 4 डिपार्टमेंट काम करते हैं मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न के अंदर। देन प्लास्टिक प्रोडक्ट पे आते हैं, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, तो दोनों के सेम है, बट क्या है सबका काम अलग अलग है। जब मेटल प्रोडक्ट का काम होगा तो ये मेटल के बारे में सभी चीज़ें काम करेंगे, यानी कि उनकी प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे। इसी तरीके से यहाँ प्लास्टिक के ऊपर होगा। तो ये था हमारा कुछ डिविजनल का स्ट्रक्चर कि वो किस तरीके से काम करता है और उसकी इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपने डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस। तो फर्स्ट आती है डेवलपमेंट ऑफ डिवीजन हेड्स, यानी कि जब हमने सभी को अलग अलग हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो वो अपनी अपनी चीज़ों को देखेंगे, यानी मार्केटिंग, फाइनेंस, एडवर्टीजिंग, जितनी भी जो उनको डिपार्टमेंट है उन सभी को देखेंगे। तो उन सभी पे काम करने के लिए, काम करने के बाद हमारा क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है ग्रो करेगा, क्योंकि जब हमने कामों का डिवीज़न कर दिया और ऊपर से हेड्स का भी डिवीज़न कर दिया तो इसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेकंड आता है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असिस्ट। जिस तरीके से हमने सभी हेड्स को डिवाइड कर रखा है, अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर रखा है अलग अलग हेड्स के बेस पर, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करने में काफ़ी आसानी रहती है कि हमें किस प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा लॉस हो रहा है या किस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। देन थर्ड आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हेड्स हमने डिवाइड किए हैं तो हेड्स के जो ऊपर हमने मैनेजर्स रखे हैं तो वो फ्री होते हैं कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो चाहें डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, बट छोटे मोटे डिसीजन
बड़े डिसीजन अगर कोई न्यू प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना होगा तो वो तो ऑर्गेनाइजिंग और ओनर से ही पूछना पड़ेगा ना। तो बेसिकली जो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर जितने भी फैसले होते हैं वो ले सकते हैं, तो इसलिए बताया गया क्विक डिसीजन मेकिंग रहती है। फोर्थ आता है ईजी एक्सपेंशन। ईजी एक्सपेंशन इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर कोई हमारी कंपनी कोई अलग प्रोडक्ट इनोवेट करना चाहती है तो उसमें उसको अलग डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसने पहले से सभी डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो वो जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर लाया करता है वो उसके अंदर चला जाएगा, देन उसके प्रॉफिट एंड लॉस हम मेजर कर सकेंगे। तो ये आते हैं हमारे कुछ एडवांटेजेस, आई होप आपके क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। अब हम देखते हैं इतनी कुछ डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज आती है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। जैसे कि अभी हमने पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट को हमने काम डिवाइड कर रखा है। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट काम को डिवाइड कर रखा है तो ऐसा हो सकता है कि कई बार किसी डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो किसी ने कम दिया, तो इससे जो है वो कभी कभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। इसी तरीके से जब यहाँ पे हम हेड्स के बेस पे डिवीज़न कर देते हैं तो हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के हेड्स जो हैं उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, किसी ने कम दिया, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हमारा बन जाता है इसमें भी। सेकेंड आता है इंक्रीजिंग इन कॉस्ट, यानी कि जब हम प्रोडक्शन के बेस पे प्रोडक्ट के बेस पर अपने डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर प्लास्टिक के प्रोडक्ट होंगे उसका डिपार्टमेंट हमने अलग किया तो उसका पर्सनल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग और एडवर्टीजिंग सब चीज़ अलग अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम कोई और प्रोडक्ट लेंगे मेटल का तो उसकी सब चीज़ अलग अलग हो जाएंगी, जबकि अगर हम हेड्स ना बनाएं तो सभी का एक ही मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब अलग अलग डिपार्टमेंट कर देते हैं तो उनके एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे, तो बेसिकली हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्ट की। फिर तीसरा आता है सेल्फिश एटीट्यूड। सेल्फिश एटीट्यूड उसको बोला गया है कि जैसे कि अगर कोई डिपार्टमेंट, हमारा कोई हेड अच्छे से काम कर रहा है और वो देख रहा है कि मैं हारता हुआ जा रहा हूँ इनसे, यानी दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरे हेड से, तो वो क्या करते हैं कुछ अदर कॉस्ट भी खर्चा कर देते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर अपने सेल को बढ़ाने के लिए, तो उसको बोला गया है सेल्फिश एटीट्यूड। तो ये थी हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर की कुछ डिसएडवांटेज, और इसी के साथ हमारा जोन 5.2 कंप्लीट होता है। आई होप आपके सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी किसी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जोन 5.3 और वो हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, देन हम स्टार्ट कर देंगे प्लानिंग। थैंक यू।